अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों यूनिट नंबर 8 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 8 जो है इसमें थ्योरम्स हैं ट्रायंगल्स के रिलेटेड। बोर्ड स्कीम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो थ्योरम्स के चैप्टर हैं वो 8 से लेके 12 तक है, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और आपको पता है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें थ्योरम होता है, उसमें 2 थ्योरम पूछे जाते हैं और हमारी जो बोर्ड स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 उसमें से थ्योरम आते हैं। बट आपको पता है कि काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एक रूल है कि हम सिलेबस में आपको सब कुछ करवाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका किसी भी टाइम जो बोर्ड की स्कीम होती है, बोर्ड का जो एक पैटर्न है वो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। मसलन 9 और 12 में से थ्योरम आ रहा है तो मे बी वो किसी और यूनिट में से दे दे। तो हमें पहले से ही क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें सब कुछ करना चाहिए, कुछ स्किप नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कोई उनका प्लानर चेंज होता है तो हमें उस चेंज की वजह से कोई मसला ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो बाकी चैप्टर के थ्योरम्स हैं वो भी आपको करवाए जाते हैं और आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप यूनिट नंबर 8 के थ्योरम्स भी अच्छी तरह से करेंगे और इनको भी कंसिडर करेंगे कि इनमें से भी बोर्ड में कोई क्वेश्चन या थ्योरम आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए थ्योरम को भी कंसिडर किया जा सकता है। इसकी एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं, लिहाजा आप इस चैप्टर को अनइम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, यह चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इस चैप्टर में से जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यूज आता है, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का पेपर आएगा। इंट्रोडक्शन या इसकी जो की पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, वो 3-4 थ्योरम्स हैं जो कि रिलेटेड हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है, एक ये हमारा इसमें मेन काम होगा। मेन समरी बता देता हूँ मैं आपको इस चैप्टर की कि हमने इसमें क्या क्या करना है, और इन्हीं 3 थ्योरम्स के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज होंगी और एंड पे हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम इसी चैप्टर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है और फिर नेक्स्ट जो होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज करते जाएंगे। ठीक है, पहली डेफिनेशन है इसकी, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की प्रोजेक्शन या पॉइंट का साया। ठीक है, साया बोलते हैं प्रोजेक्शन को। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। If CD is perpendicular to AB, then evidently D is the foot of the perpendicular CD from the point C on the line AB. अच्छा, इसमें मैं आपको इन शॉर्ट सिंपल करके बता देता हूँ कि आपके पास एक पॉइंट है जो कि लाइन के ऊपर ही है। जो कहाँ पे है? लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, उसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे ही मौजूद है लाइन के ऊपर, D पॉइंट आप कंसिडर कर लें। तो अगर हम एक और ऊपर पॉइंट कंसिडर करते हैं तो उस सी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सी डी, जिसका नाम होगा जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो जो डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट का जो मतलब सी डी का जो फुट है वो डी है। ठीक है, और ए बी लाइन जो है, इसके फुट और ए बी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो तो कुछ भी नहीं बन रहा, दैट मीन्स कि वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोजेक्शन आपने किसी पॉइंट की फाइंड करनी हो जो कि किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसकी प्रोजेक्शन क्या कंसिडर की जाएगी? ज़ीरो। द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। ये है पॉइंट प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ भी चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बच्चों ये 3 तरह से डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की। एक में आता है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, एक में आता है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और एक में आएगा प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट। ये जो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट होगा ये थोड़ा इंक्लाइंड होगा, मतलब ये वर्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल हॉरिजेंटल भी नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। हॉरिजेंटल भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमने कंसिडर करना है, जो किया हुआ है बुक के अंदर, वो कौन सा है? इंक्लाइंड है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हम ए बी का लाइन सेगमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं।
ठीक है। आपने ए बी के जो दोनों पॉइंट्स है ना, ए और इधर से बी, आपने उनसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने नीचे। ये देखें, बी से परपेंडिकुलर नीचे गया, बी के जिसका नाम है, ए से परपेंडिकुलर गया जिसका नाम ए एन है। अच्छा, ये हम किसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं? इसका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट का किस पे फाइंड कर रहे हैं? एल के ऊपर। तो एल के ऊपर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने। इधर से ये परपेंडिकुलर बी के, इधर से परपेंडिकुलर ए एन। तो इन दोनों परपेंडिकुलर के जो फुट होंगे, इसका फुट कौन है के और इसका फुट कौन है एन। तो के से लेके एन तक जितनी लाइन सेगमेंट की लेंथ बनेगी, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी से आपने पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं दोनों तरफ से, ए से भी और बी से भी। किसके ऊपर? एल के ऊपर। और फिर आपने जो उन परपेंडिकुलर के जो फुट होंगे उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, जो कि आपके पास बन रहा है के एन। आपके पास क्या बन रहा है? के एन डिस्टेंस। दैट के एन डिस्टेंस या एन के डिस्टेंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन अ लाइन एल इज द पोर्शन एन के। यानी कि पोर्शन एन के होगा जो कि इंटरसेप्ट हो रहा है, एन के ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड। लेटर मींस ये जो एल की बाद में बात हुई तो इसके बारे में कह रहा है कि जो एल के ऊपर एन के पोर्शन इंटरसेप्ट होगा, जो बनेगा एन के पोर्शन, वो जो पोर्शन होगा जो आ रहा है किसके दरमियान, ए और बी के जो फुट हैं उनके दरमियान में आ रहा है, उनके जो परपेंडिकुलर के फुट है उनके दरमियान में आ रहा है। इसलिए उस एन के को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। किस चीज़ का प्रोजेक्शन? ए बी का प्रोजेक्शन। और ए बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बना हुआ है? एल के ऊपर बना हुआ है। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट सी डी। वर्टिकल लाइन हमारे पास सी डी है, इसका प्रोजेक्शन हम ए बी के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सी डी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो गौर से देखिए, जो डॉटेड लाइन आ रही है परपेंडिकुलर है सी डी का। तो इसने ए बी के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया है? इसने तो जस्ट एक डॉट कवर किया। देखे ना, यहाँ पे देखो काफी पोर्शन कवर कर लिया था। जब इधर से परपेंडिकुलर आया था तो के और एन के दरमियान काफी लेंथ बन रही है। दैट मीन्स के प्रोजेक्शन है यहाँ पे, काफी ज्यादा प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सी डी की बात करें, तो सी डी से जो परपेंडिकुलर आ रहा है नीचे, वो ई पॉइंट पे जाके टच कर रहा है, मतलब जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो पॉइंट की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है उसकी, तो मतलब ना होने के बराबर होती। तो हम इसका क्या कहेंगे कि वर्टिकल लाइन की जो प्रोजेक्शन होती है उसकी जो डायमेंशन होगी, सॉरी जो उसका होगा प्रोजेक्शन होगा, वो ज़ीरो होगा। उसे क्या बोलेंगे आप? ज़ीरो बोलेंगे। उसकी मेजरमेंट ज़ीरो होगी, इसलिए उसका ज़ीरो डायमेंशन भी उसको कहा जाता है। यानी कि उसकी लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं होती, जो उसकी प्रोजेक्शन बनती है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? ज़ीरो डायमेंशन। बच्चों, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो जैसे एक वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, उसके ऊपर से बिल्कुल आप लाइट उस पर फॉल करें तो उसका जो नीचे ज़मीन पे साया बनेगा वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगा, एक छोटा सा डॉट होगा। अब छोटे से डॉट की लेंथ विड्थ तो कुछ हम कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन जो होगी उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। दैट इज नोन एज ज़ीरो डायमेंशन। तो ज़ीरो डायमेंशन की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ज़ीरो डायमेंशन किसके लिए होती है? वर्टिकल लाइन के लिए होती है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद एंगल की टाइप्स होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, वैसे पहले से ही आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमने रिलेट करना है या हमारे जो यूज़ में आने हैं एंगल्स, वो तीन एंगल होंगे: ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से स्मॉलर होता है, ठीक है। 180 और 90 के दरमियान में जितने भी एंगल्स आएंगे दैट आर नॉन ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। ये देखिए, ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन क्या होगा? 180, तो आपको उसे क्या बोलना होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बोलना होगा। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 0 और 90 के दरमियान में आते हैं, मतलब 0 से बड़े होते हैं बट 90 से क्या होते हैं? छोटे। दैट आर नोन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। आपने जो इन तीनों एंगल्स को डिफाइन करना है तो आपने जो स्टैंडर्ड बनाना है या जो बेस बनानी है वो किसको बनानी? 90 को, यानी कि 90 के साथ ही कंपेयर करके सारी डेफिनेशंस की जाती हैं। 90 से सारे छोटे एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और 90 से अगर ग्रेटर हो जाएं और 180 से अगर छोटे हो जाएं तो वो बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल।
ठीक है। और अगर इक्वल टू 90 हो जाए, एग्जैक्टली 90 हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये देखिए, ये राइट एंगल है। एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ये तीनों टर्म्स आपकी यूज होनी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। हमारे पास एक इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है, पहले मैं इसे सिंपल वर्डिंग में समझा देता हूँ आपको, बाद में इसको रीड भी करते हैं। कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होता है। तो ये जो यहाँ पे रेड लाइंस के साथ ट्राइंगल शो हो रही है, ये कौन सी है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि इसमें एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180। सो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है, यानी कि ए की बात हो रही है, उसका स्केयर इक्वल टू होगा सम ऑफ स्केयर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी हैं, बी और सी। बी और सी, तो बी और सी का स्केयर करके उनको सम करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। साथ में बी और सी का स्केयर करके सम करने के बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आती है, और वो होगी कि जो AC का प्रोजेक्शन बनेगा, AC साइड का अगर हम प्रोजेक्शन बनाना चाहें तो वो कहां से बनेगा। AC का प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये CD परपेंडिकुलर जो आ रहा है, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस परपेंडिकुलर के फुट से लेके और A तक जो डिस्टेंस बनेगा, यानी कि AD डिस्टेंस जो होगा, वो प्रोजेक्शन होगा किसका, AC साइड का। AC साइड का प्रोजेक्शन होगा AB के ऊपर, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ, X के साथ। तो उस प्रोजेक्शन का, और जिस साइड पे ये प्रोजेक्शन बनी है, किस साइड पे प्रोजेक्शन बनी है, AB के ऊपर प्रोजेक्शन फॉल हो रहा है ना, AB के ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है। तो AB का और इस प्रोजेक्शन का 2 टाइम जो होगा, वो भी हम ऐड करेंगे इन दोनों साइड्स के स्केयर के सम के अंदर। यानी कि जो हमने कहा था कि A का स्केयर इक्वल टू होगा B स्केयर प्लस C स्केयर, प्लस लिखेंगे, टुगेदर विद लिखेंगे 2 टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्शन X एंड दिस साइड C, यानी कि 2CX जो प्रोजेक्शन है वो, और जिस साइड पे प्रोजेक्शन बनी है, किस पे बनी है, C पे बनी है। अब बच्चे कहते हैं सर C पे तो नहीं बनी हुई, ये तो इधर कहीं बनी हुई है। लेकिन बच्चों अगर आप इस AB को एक्सटेंड करके देखें तो ये प्रोजेक्शन कहां पे होगा, AB के ऊपर ही होगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों साइड का स्केयर करना है, उन्हें सम करना है, और उसके अंदर ऐड करना है 2 टाइम किसका, प्रोजेक्शन का, और इस साइड C का, तो वो इक्वल टू आएगा A स्केयर के। जो ऑब्ट्यूज एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है, उसके क्या आ गया, वो उसके स्केयर के इक्वल आएगा। तो अब स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। In an obtuse angle triangle, the scale on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of scales on the sides containing the obtuse angle, together with twice the rectangle obtained by one of the sides and the projection on it of the other। ठीक है, हमने क्या करना है, या इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि ऑब्ट्यूज एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड का स्केयर इक्वल टू होगा बाकी जो 2 साइड बच जाएंगी उनके स्केयर के सम के, और टुगेदर विद होगा ट्वाइस ऑफ दिस प्रोजेक्शन एंड दिस साइड C। यहाँ पे रेक्टेंगल का उसने कॉन्सेप्ट दिया है। तो बच्चों अगर आप ये देखें, प्रोजेक्शन जो यहाँ से हमने फाइंड आउट की है X, ये C से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये साइड और ये साइड अगर हम इसे मजीद इधर प्रोड्यूस कर दें और इसको भी प्रोड्यूस कर दें इस तरफ, तो ये क्या बन जाती है, एक रेक्टेंगल बन जाती है। तो हमारी प्रोजेक्शन कहाँ बन रही है, इस साइड के ऊपर बन रही है। लिहाजा हम क्या कहेंगे कि इस साइड का और इस प्रोजेक्शन का जो 2 टाइम होगा वो हमने ऐड करना होगा B स्केयर प्लस C स्केयर के सम के अंदर। तो हमें क्या होगा, हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ये रिलेशन हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ। तो गिवन टू प्रूफ की बात करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे है, ए पे है, और हम एक एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको नेम कैसे करेंगे, हम कहेंगे BAC या हम कह सकते हैं CAB। इसने नाम दिया हुआ है BAC, और BAC हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कहां पे ऑब्ट्यूज है, वो एट पॉइंट A ऑब्ट्यूज है। आपने ड्रा करना है CD परपेंडिकुलर ऑन BA प्रोड्यूस्ड। आपने क्या करना है कि C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसका नाम होगा CD,
और वो प्रोड्यूस आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा करना है वो BA के ऊपर करना है। अब देखिए BA तो यहां तक है, अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो BA को कट नहीं करेगा, लिहाजा हमें BA को आगे क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। BA को A वाली साइड पे हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। सो दैट AD इज प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BA प्रोड्यूस्ड, यानी कि A से D जो होगा वो प्रोजेक्शन होगा। आपको ने डिफाइन करवाया था कि फुट से लेके ये जो परपेंडिकुलर का फुट है वो D है और इस साइड का जो फुट है वो A है, तो दोनों के फुट के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो AD बन रहा है, जिसको हमने किससे जाहिर कर दिया, यहाँ पे X से जाहिर कर दिया है। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये प्रोजेक्शन ऑफ AC होगा अपॉन BA होगा, और BA पे भी तब होगा जब हम BA को प्रोड्यूस करेंगे। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि साइड्स के नेम रख लें। साइड्स के नेम रखने के तरीका सुन लें, उसके लिए आप मेथड सुन लें। उसके लिए आपने इसको मतलब रट्टा नहीं लगाना, इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है साइड को नेम करने का। तो A वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होगी उसको आपने स्मॉल a से रिप्रेजेंट करना है, और जो B वर्टेक्स के अपोजिट साइड होगी उसे स्मॉल b से रिप्रेजेंट करना है, और जो C के अपोजिट होगी उसे आपने स्मॉल c से, मतलब जो वर्टेक्स होगा उसके सामने वाला जो साइड का नेम होगा वो आपने स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ यूज करना है। आप बच्चों ये याद रखिएगा कि साइड्स को नेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। इसी तरह ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम उसने क्या रख दिया है, H नाम रख दिया। परपेंडिकुलर क्या है, CD, और इसका नाम क्या रखा है आपने, H, और प्रोजेक्शन को क्या नाम दे दिया है, AD प्रोजेक्शन को क्या नाम दे दिया है, X का नाम दे दिया। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और 2 टाइम लेंगे हम किस किस का, AB का और AD का। AD प्रोजेक्शन होगी और BA या AB क्या होगा, जिस पे प्रोजेक्शन बन रही है। तो AB इंटू दिस साइड AD जो कि प्रोजेक्शन है AC का, इन दोनों का 2 टाइम लेके हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हमने BC को क्या नाम दिया हुआ है, A स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों को हमने क्या नाम दिया हुआ है, C और X, तो ये बन जाएगा 2CX। ये चीज हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ की तरफ आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल CDA, राइट एंगल ट्राइंगल CDA की बात करें अगर हम, तो CDA के अंदर जो D पे एंगल बना हुआ है वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। उसने एंगल को नेम किया हुआ है मेजर एंगल CDA जो कि 90 डिग्री है, और ये बात हमें गिवन है। अगर 90 का एक एंगल मौजूद है तो दैट मीन्स कि CDA ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो कौन सा है, B है, तो B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा दिया। अब AC स्क्वायर, AD स्क्वायर, CD स्क्वायर, इनकी जगह आप वैल्यूज यूज कर लीजिएगा। AC की B है, AD की X है और CD की H है, और इसे आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो बीच वाली लाइन है AC, इसे इग्नोर कर दें आप, इसे क्या कर दें आप, इग्नोर कर दें, और पूरी ट्राइंगल को कंसीडर कर लें जिसका नाम बनेगा BCD, जिसका नाम क्या बनेगा, BCD। ठीक है, तो BCD ट्राइंगल के अंदर एंगल D वही 90 डिग्री का, ये भी हमें गिवन है। तो हमने अब क्या करना है कि पूरी ट्राइंगल पे, फुल ट्राइंगल पे ये वाली साइड इग्नोर करके, AC जो सेंटर में साइड आ रही है ना, जिसकी वैल्यू B है, उसे इग्नोर कर देना आपने। तो आपने AC के ऊपर, AC को इग्नोर करके बाकी के ऊपर क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई करना। तो ये बनेगा BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने। BC की जगह आप A लिखेंगे। बच्चों जो BD है, गौर से देखिए यहाँ पे BD जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, B से A और फिर A से D। तो हमें ये B से D टोटल फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब BA को और AD को ऐड करेंगे तो हमारे पास BD बनेगा। लिहाजा हम BD की जगह लिखेंगे C प्लस X। क्या लिखेंगे, C प्लस X, और CD हमारा H है, वो हाइट के इक्वल है, वो हम वैसे लिख लेंगे। बच्चों A स्केयर इक्वल टू, ये जब आ जाएगा तो आपने ये जो C प्लस X का स्केयर है इसे आइडेंटिटी लगा के, फार्मूला लगा के ओपन कर लेना आपने।
सी स्केयर प्लस 2cx प्लस एक्स स्केयर, यानी कि ए और बी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगी, और एच स्केयर जो होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। बच्चों अब यहां पे इस तरह करिए कि ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में जरा गौर से देखिए, एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर जो है वो किस चीज के इक्वल है, बी स्केयर के इक्वल है। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में भी एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर आ रहा है, तो आपने एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर की जगह पे आपने लिख देना है बी स्केयर, यानी कि 1 वाला रिजल्ट जो है वो आपने 2 में यूज करना है, एक्स स्केयर प्लस बी एच स्केयर की जगह पे क्या लिख देना है, बी स्केयर लिख देना है। तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस इक्वल टू सी स्केयर प्लस 2cx प्लस बी स्केयर। आपने इसे क्या कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है। कैसे रीअरेंज करना है, स्केयर वाली टर्म्स पहले लिख लेनी है, और जो ये 2 टाइम ऑफ सी एक्स आ रहा है ये आपने बाद में लिख लेना है। फिर आपने यहां पे लिखना है ए किसको रिप्रेजेंट करता है, बीसी को, तो आप उसकी जगह लिख लीजिएगा बीसी स्क्वायर। बी किसे रिप्रेजेंट करता है, एसी को, तो उसकी जगह एसी स्क्वायर लिख लें। सी रिप्रेजेंट करता है एबी को, तो उसकी जगह एबी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ मेजर ऑफ एबी, सी रिप्रेजेंट करता है एबी को, और एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, एडी को। तो आप ये लिख देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा जो चीज आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं, जो आपका मेन थ्योरम था, जो आपकी स्टेटमेंट थी, वो आपकी प्रूव हो चुकी है। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा फोकस करके इस थ्योरम को करेंगे तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है, जस्ट आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे याद करने में। तो आई होप कि आप इसको इजी लेंगे और फोकस करके याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब जो इस थ्योरम से रिलेटेड है, 8.1 एक्सरसाइज। तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसके 2 क्वेश्चन हैं और दोनों जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके फर्स्ट थ्योरम से, 8.1 थ्योरम से। तो आई थिंक दोनों तो मुझे नहीं करवाने चाहिए, एक मैं करवा देता हूँ आपको, एक आप एज अ होमवर्क खुद कीजिएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हमें एक ट्राइंगल में मेजर ऑफ AC गिवन है, मेजर ऑफ BC गिवन है, मेजर एंगल C गिवन है। मेजर एंगल C 120 का है, तो दैट मीन्स कि जो आपकी ट्राइंगल होगी वो कौन सी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है थ्योरम नंबर 1 से। आपने 2 चीजें फाइंड करनी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा लेंथ ऑफ साइड AB आपने फाइंड करनी। हिंट भी उसने दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड में एग्जाम में तो ये हिंट नहीं आएगा आपको। तो ये हिंट क्या है, आपके फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई, ठीक है, कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड का स्केयर इक्वल टू बाकी जो साइड्स होंगी उनका स्केयर का सम, और 2 टाइम लेंगे हम प्रोजेक्शन का और उस साइड का जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनती है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास गिवन है मेजर ऑफ AC, मेजर ऑफ BC और मेजर एंगल C, ये 120 डिग्री, ये सारी चीजें हमें गिवन, हम लिख लेंगे। और डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम ऑलमोस्ट ये आपके थ्योरम नंबर 1 की जैसी है। इसमें ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये कैसे आए, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। आपने बच्चों ये खुद आपने सॉल्व करके निकालना है, डायग्राम बनाते हुए लिख लीजिएगा बेशक। कि अगर ये देखें यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो कितना बनता है, 180 बनता है। कितना बनता है, 180। तो इतना हिस्सा अगर 120 होगा तो फिर अंडरस्टूड जो बाकी बच जाएगा वो 60 होगा। 180 में से 120 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये एंगल आपको क्यों चाहिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आपने ये CD फाइंड करना होगा, जब आपने ये H फाइंड करना होगा, तो आपको इस एंगल की जरूरत पड़नी। ठीक, हमें फाइंड करना है, 2 चीजें फाइंड करनी है, मेजर ऑफ AB फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC जो ये ट्राइंगल है, ये जो B से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, और ये जो CD है ये हमारी ट्राइंगल के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। ये आप ऐसे समझ लें कि हमने अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। ठीक है, कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है और AC को प्रोड्यूस कर देना है, और ये जाके कहां मिलेगा, उस परपेंडिकुलर को D पॉइंट पे मिल जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री का होगा। कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कैलकुलेशंस की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर
आपको थ्योरम आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसकी स्टेटमेंट आपने अप्लाई कर देनी है कि मेजर ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू मेजर ऑफ ए सी स्क्वायर। ये ए बी जो होगा ये आपके सी एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दो साइड बचेंगी उनके स्क्वायर का सम, और 2 टाइम लेना है आपने प्रोजेक्शन का और उस साइड का जिस पे प्रोजेक्शन बनेगी। तो किस पे प्रोजेक्शन बनी थी? AC के ऊपर बनी थी, और CD हमारी क्या है इसमें प्रोजेक्शन। तो हम उन दोनों का 2 टाइम लेके इसमें टुगेदर विद करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये आपके थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। ठीक, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट बाकी चीजें होंगी। AB फाइंड करने के लिए AC है आपके पास, यस, BC भी है, ये वाला AC भी है, बट आपके पास CD नहीं है। आपके पास CD नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले CD फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल BCD आपने यूज करनी। BCD ट्राइंगल के अंदर बच्चों आपको पता होगा कॉस थीटा या कॉस की एंगल की जो रेशियो होती है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, आपने याद भी किया होगा, उसके लिए आपके टीचर्स ने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया होगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो आई थिंक इस सेंटेंस से में भी आपको याद आ जाए। तो वो 3 रेशियो आपने पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं उन्हें। तो हम कॉस यूज करेंगे यहाँ पे। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपकी CD है BCD ट्राइंगल के अंदर, और जो हाइपोटेनियस है वो आपका BC है, और एंगल आपको मैंने कहा था, कैलकुलेट करवाया था, कितना था वो 60 था। तो आपने क्या करना है, ये लगा देना है cos 60 इक्वल टू मेजर ऑफ CD, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इसमें cos 60 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो कुछ कैलकुलेटर्स में 0.5 आएगा और कुछ में 1/2 आएगा, वो उसके मोड की सेटिंग की होती है। तो आपने 0.5 या 1/2 दोनों सूरतों में 1/2 लिख लेना, 0.5 भी 1/2 ही होता है। तो मेजर ऑफ CD आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि आप फाइंड करना चाह रहे हैं, और मेजर ऑफ BC आपको डायग्राम में गिवन है, वो कितना है, वो 2 है। यहां से अब क्या करेंगे, मेजर ऑफ CD फाइंड करने के लिए ये वाला 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2/2 हो जाएगा, कटिंग होके मेजर ऑफ CD कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ CD भी आ गया, AC और BC पहले से आपके पास मौजूद है। तो आपने ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, मेजर ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC की जगह 1 लगेगा, BC की जगह 2 लगेगा, और इस A की जगह 1, AC की जगह 1, और CD की जगह भी क्या लगेगा, 1। कैलकुलेट कर लेना इसे। मेजर ऑफ AB का स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाएगा, बट हमें AB चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद हमें जो AB मिलेगा वो 2.645 सेंटीमीटर मिलेगा। मेजर ऑफ AB हमारा फाइंड हो गया। अब आगे है, हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए। कौन सी ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का एरिया। बच्चों फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, वो फाइंड करने के लिए आपको पहले ABC ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ABC ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि आपके पास क्या थी, BCD ट्राइंगल, वो राइट एंगल ट्राइंगल थी। तो उसमें आपने हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये देखें, ये BD आपकी ट्राइंगल की हाइट है। अगर आप ABC ट्राइंगल की बात करें तो ABC ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो उसके वर्टेक्स से, जो रियल वर्टेक्स है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जो कि AC साइड को, प्रोड्यूस साइड को, AC प्रोड्यूस को कट करेगा कहां पे, D पे। तो ये जो B से लेके D तक जो डिस्टेंस बनेगा, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा। हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC होगा, यानी कि H होगा, हाइट कह लें, एल्टीट्यूड कह लें, एक ही बात है। तो हमने क्या करना है, BCD ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। इसमें हमारे पास H हम फाइंड करना चाह रहे हैं, BC जो है वो हमारे पास 2 है, और CD हमने अभी पिछले पार्ट में फाइंड किया, वो कितना था, 1। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है बनेगा इसका, मेजर ऑफ BC स्क्वायर इक्वल टू मेजर ऑफ CD स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ BD स्क्वायर। अब BC हमारे पास है 2 का स्क्वायर कर लें, CD हमारे 1 का स्क्वायर कर लें, BD हमने क्या नाम रखा हो इसका, H का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। H स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3। कैसे 3 बना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 क्या होगा, माइनस,
तो माइनस करने के बाद 3 आ जाएगा। तो अब ये एच का स्केयर इक्वल टू 3 आएगा, तो हमें एच चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो हम पॉइंट्स में नहीं जा रहे, ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट भी आ गई, हमारे पास इस ट्राइंगल का जो बेस है, ट्राइंगल एबीसी की बात करनी है आपने, बीसीडी की बात नहीं करनी, ये बीडी बेसिकली एबीसी की हाइट है। तो आपने एबीसी का जो बेस है वो क्या लेना है, वो एसी को लेना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमारा बेस कितना है यहाँ पे 1 और हमारा एल्टीट्यूड कितना है √3 सेंटीमीटर। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा वो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, अपने से करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आसान क्वेश्चन लगेगा आपको इंशाल्लाह। अगर आपको थ्योरम्स की समझ आ गई, ये जो थ्योरम मैंने करवाया और पहला क्वेश्चन करवाया, अगर आपको वो समझ आ गए तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 थ्योरम जो होंगे, थ्योरम नंबर 2 और 3 हम करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले थ्योरम्स जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए, ताकि नेक्स्ट थ्योरम्स करते हुए आप थोड़े कंफर्टेबल रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।